अभी ये भैया जो बोल रहे हैं कि बीजेपी भाजपा ने चलवाई थी मेट्रो ट्रेन, ये गलत बोल रहे। समाजवादी पार्टी ने चलवाई थी मेट्रो ट्रेन, यूपी 100 की समाजवादी पार्टी ने चलवाई और भाजपा वालों ने उसका नाम चेंज करके 112 रख दिया। ऐसा क्यों किया? फिर भी अब सुन लीजिए सर, सुनाना तो बहुत कुछ बाकी है सर। और 70 साल से फर्क है, 70 साल में 6 साल में 5 साल में भैया फूफा जीजा काका चाचा ताई अम्मा जितने भी थे नीचे से लेकर 100 नंबर था, 100 नंबर अखिलेश जी ने शुरू किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन 100 नंबर 5 साल तक इस क्षेत्र से रोज भैंसें खुलती रही, रोज कटती रही, रोज कटती रही। रोज जब किसान जाता था खेत में तो उसकी भैंस खुल जाती थी, और जब वो भैंस रखाता था तो उसका इंजन खुल जाता था। तब ये 100 नंबर कहाँ गया हुआ? शासन प्रशासन दोनों तरफ बीजेपी का ही था। जो गाड़ी कान भाई मेरे भाई जी हमले नहीं हुए थे, बंद हो गए। मेरे भाई जी उसी में है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव कल है 20 फरवरी। कल इलेक्शन होने फरकाबाद में, क्योंकि इस वक्त हम फरकाबाद जिले में और फरकाबाद जिले में भी अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में है। गांव का नाम अमृतपुर है और हम यहाँ की जनता के बीच में आज मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव। आप देख रहे हैं दी नेताजी की चुनावी चर्चा। दिन में हमने बेवर मैनपुरी भोगांव की कवर की थी। वहाँ से चलते चलते हम फरकाबाद शहर में हम कल कर चुके हैं और इस वक्त अमृतपुर विधानसभा में हैं। पिछली बार का अगर आंकड़ा बता दें, पिछली बार से मतलब 2017-17वीं विधानसभा का, जिसमें सुशील कुमार साक्य जी भाजपा से थे, उन्होंने नरेंद्र सिंह यादव जी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार उनका पत्ता ही काट दिया गया समाजवादी पार्टी से, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो इस बार निर्दलीय खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बार ये बनता है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, इस बार उनके बीच में भी आपसी टक्कर है। जैसे कि निर्दलीय आपके नरेंद्र सिंह यादव जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। क्या यादव वोट बैंक भी बट जाएगा इन दोनों की आपसी सीट की वजह से, जो दोनों चुनाव में लड़ रहे हैं? क्या इस वजह से भाजपा अपना कमल खिला ले जाएगी, साइकिल की रफ्तार धीमी रह जाएगी? यहाँ के लोगों से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। आपका नाम जान सकता हूँ बाबा जी? जी सागर। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? खेती वगैरह करते हैं? खेती वगैरह अगर करते हैं तो सबसे पहले आपसे किसानी मुद्दों पर ही बात करते हैं। पिछले 5 साल में कितना कुछ बदल गया है किसानी और किसानों के लिए? खेती बाड़ी से समस्याएं क्या उत्पन्न हुई? खेती बाड़ी से यही समस्या बदल गई है कि अभी तक गायों से दिन में काम कर रहे थे, पूरी रात काम करना पड़ता है। पूरी रात लेकर गाँव में भगाते रपटाते रहते हैं, कहीं अपना करते हैं, और खेती तब भी चौपट हो जाती है, गायें सब खा जाती हैं। तो जिन्होंने योगी सरकार में जिन्होंने चौकीदार का नारा दिया था, उन्होंने सबको चौकीदार बना दिया है। हाँ, सब चौकीदार हो गए हैं। ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। आपका नाम क्या है बाबू जी? अवस्थी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा, यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं? आपसे बात करना चाहूँगा, सभी जाति के लोग रहते हैं? यहाँ पे इस गांव के अंदर ऐसी कोई जात नहीं है जो यहाँ पे रहती नहीं है। तो कास्ट सिस्टम की वजह से कोई वोट या समीकरण बदल सकता है यहाँ? कास्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को विकास चाहिए, जनता को जुमलाबाजी नहीं चाहिए। अच्छा, 5 साल पहले, अगर उससे भी पहले चले आते हैं, जब यहाँ उससे पहले किसकी सरकार थी? समाजवादी की थी। 5 साल से भी पहले नरेंद्र सिंह यादव जी विधायक थे। उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। हाँ, काम किया उन्होंने, काम किया, बहुत विकास किया। हाँ विकास किया। आगे आ जाइए। उन्होंने काम किया था अपने टाइम पे? उन्होंने जब उनको सरकार में नहीं थे, सिर्फ विधायक थे, तो इस क्षेत्र के लिए जो उन्होंने दिया है शायद किसी विधायक ने दिया हो, जो नरेंद्र बाबू ने दिया है। तो फिर 17वीं विधानसभा में उनके हारने का क्या कारण रहा? वो एक तरफा लहर थी, वो तो बीजेपी की तरफा लहर थी। तो इस बार भी विधायक की छवि को आगे रखा जा रहा है या बिल्कुल समाजवादी पार्टी या भाजपा? नहीं, हम लोग बाबूजी के साथ खड़े हैं। नरेंद्र सिंह यादव निर्दलीय विधायक है, लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग खड़े हुए। चाय पीने का इरादा है, साइकिल पे जाने का इरादा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। चाय पीने बिल्कुल, चाय जरूर पियेंगे हम। बिल्कुल। नरेंद्र बाबू जी जो इतना काम आज तक किसी ने किया ही नहीं। यहाँ विधायक सभी रहे, सभी पार्टी के रहे,
लेकिन ना तो कोई देखने आया। नरेंद्र बाबू जी ने इतना हारने के बाद 5 साल यही रहे। हारने के बावजूद इन्होंने जितना काम किया है उतना कोई कर ही नहीं सकता। फटाफट काम गिना दीजिए, क्या क्या काम करवाए। काम उन्होंने 2 पुला बनाया। सवाल ये था कि नरेंद्र सिंह यादव जी ने काम किए थे अपने टाइम पर, 5 साल पहले की अगर बात करें। नरेंद्र सिंह यादव जी ने बहुत काम कराया और कोई भी विधायक अपने घर से अपना खेत बेच के काम नहीं कराता है। ये पैसा जो होता है गवर्नमेंट के कोष का आता है और जो कोष का पैसा होता है विधायक ना लगाता है। कुछ विधायक ऐसे होते हैं ढीठ टाइप के, वो काम नहीं कराते। अब हमें तो इस बार भरोसा लग रहा है कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं। आपके तो दोनों ही चाहते होंगे। नहीं, जाति से हम ब्राह्मण हैं, चहेते की बात ये नहीं, वो यादव हैं। जितेंद्र सिंह यादव जी और नरेंद्र सिंह यादव जी दोनों चाहते हैं। नहीं, हम इस समय जितेंद्र सिंह यादव जी के साथ हैं। हमारा एक चुनाव निशान है साइकिल। प्रत्याशी कोई भी हो, हम साइकिल पे ही बटन दबाएंगे। पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं आप जी। देखिए ऐसा है, जैसा आपने सवाल किया कि दोनों चाहते हैं, हम लोग ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी अगर नरेंद्र सिंह यादव जी को टिकट देती तो मैं उनके साथ रहता। पार्टी नेतृत्व का फैसला हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। हम सभी लोग पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी के साथ हैं। निश्चित तौर पे 2022 के इस महाकुंभ इलेक्शन में जितेंद्र सिंह यादव जी विधायक बनने अमृतपुर विधानसभा जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में श्रीमान माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता जान चुकी है। हम सभी किसान भी हैं पेशे से, हम सभी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का किसान पेशा है, तो सभी लोग दो हम लोगों को वो दिए गए हैं रोजगार। शाम को जाना खेतों पे, गायों को रखाना। भाजपा ने रोजगार दिया आपको? ये भाजपा ने रोजगार दिया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस 2022 के इलेक्शन में समूल डॉक्टर जितेंद्र खुद एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको छोटे मोटे कामों के लिए गवर्नमेंट के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेडिकल सुविधा, जैसे कि एजुकेशन सुविधा, कहीं पे भी छोटी मोटी ऑपरेशन, एम्बुलेंस वगैरह, ये सब डॉक्टर जितेंद्र के खुद के अपने हैसियत में है। और उन्हें किसी के पास जो 5 करोड़ रुपए की ये विधायक निधि आती है, उसमें से 1 रुपये जुड़ के उनका कहना ये है कि अगर मैं विधायक बना, सरकार बने अथवा ना बने, लेकिन मेरी जो विधायक निधि है, मेरी क्षेत्र की अमृतपुर विधानसभा की ही जनता उसको मेरे पास आए, उसमें 1 रुपये जोड़ के ले जाके और कहीं से भी अपना विकास मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर 1.5 करोड़ निधि आती है विधायक निधि, तो उसको वो 3 करोड़ करके लगाएंगे। और जो एक रेशियो चलता नहीं विधायकों का 60-40 का एक रेशियो होता, तो उन्होंने ये भी कह दिया एक भी पैसा, एक भी नया रुपया हम कमीशन के नाम पे नहीं खाएंगे और जो निधि आएगी उसको हम दोगुना करके अमृतपुर विधानसभा में लगाने का कार्य करेंगे। आपका मतलब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया ना तो हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। जी बिल्कुल, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार वाजपेयी। सामाजिक है कि कोई भी गवर्नमेंट आए हमारे क्षेत्र के लिए, एक तो पावर हाउस, गंगा एक्सप्रेस वे नहीं दिया है, लिंक एक्सप्रेस वे कोई भी गवर्नमेंट बने तो लिंक एक्सप्रेस वे, पावर हाउस, जिससे कि हमारे क्षेत्र में नए उद्यम आए। और दूसरा जो है हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रात्रि में कोई भी सेवा बस की, रोडवेज की, आज 70 साल में अगर रात्रि में कोई भी हमारे अतिथि आ जाते हैं तो हम फर्रुखाबाद मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से लेकर के आते हैं उसको। तो हम चाहते हैं कि रात्रि में भी सेवा हमें बस की यहाँ उपलब्ध हो। ये आपने कुछ विचार अपने रखे, किसी की भी सरकार आती है उससे आपको अपेक्षा है कि ये चीजें यहाँ होनी चाहिए जो इस क्षेत्र में जरूरत है। डिग्री कॉलेज भी नहीं है हमारे पास, डिग्री कॉलेज की भी यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, विज्ञान के कोई भी कक्षाएं हैं आसपास में, जिससे कि हम सभी लोग फर्रुखाबाद या कमालगंज आते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारा यही अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र को विकास की एक नई ऊंचाइयां प्रदान करनी। अच्छा, यहाँ स्कूल कितनी दूर है यहाँ भैया? स्कूल गाँव माननीय वाजपेयी जी है, इन्होंने जैसा भी कहा है, इनको मैं आश्वासन देता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव अगर यहाँ से विधायक बनते हैं, अगर उनकी सरकार नहीं भी बनती है तो भी उसके बाद भी वो यहाँ डिग्री कॉलेज एक देंगे और जितनी भी इन्होंने ये जो बताई हैं इनकी जो समस्या, इन सारी समस्याओं का निदान होगा माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी के नेतृत्व में। यहाँ स्कूल कितनी दूर है? मैदान भी भैया आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। बच्चों के लिए खेल का मैदान भी होना सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को पहुँचाने का कार्य किया है। मेरा नाम पंडित रोहित अवस्थी,
मैं एक संगठन से हूँ और इस पूरी अमृतपुर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद जिला है इसमें 4 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5वां हमारा सांसद जो कि मुकेश राजपूत जी हैं। सभी का सम्मान करता हूं क्योंकि सभी हमसे बुजुर्ग हैं, लेकिन 5 व्यक्ति ने मिलकर के कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि हमारी आम जनता ये अपने मन में सोचती कि हमारे साथ कोई हमारा प्रतिनिधि है जिसको हमने चुन करके विधानसभा में या लोकसभा में भेजा है। आज फर्रुखाबाद की जनता अपने को अनाथ समझ रही है। उसका रीजन है कि आपने गंगा एक्सप्रेस भी दिया, उसका कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं दिया, कोई भी कार्य नहीं किया। उसके बाद आप यहाँ से लेकर के जब जाएंगे तो फर्रुखाबाद पहुँचने में आपको 2 घंटे लगेंगे। उसका रीजन ये है कि सड़कें इतनी टूटी हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़कें गड्ढे में या गड्ढों में सड़क है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आपने जितना भी कार्य किया है, एक भी डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ पर नहीं दिया है, जिससे हमारा यहाँ का जितना भी युवक है, जितना भी नवयुवक है, पढ़ने लिखने में, दौड़ में, हर मामले में अव्वल है, प्रयास करता है, कबड्डी में, हर मामले में, खेलकूद में जाता है, लेकिन आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता है। बच्चों की क्लासेस परमानेंट बंद हो रखी हैं काफी टाइम से, इसका क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों की पढ़ाई पे? काफी प्रभाव पड़ा है। बच्चों की जिंदगी में जहर घुल गया। जो बच्चे 20 साल के थे, 2 साल तक गवर्नमेंट ने कोई भर्ती नहीं निकाली, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, वो ओवरएज हो गए। गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचेगी कि इन बच्चों के लिए क्या करना। जो बच्चे 5 साल के थे उनका क्लास में एडमिशन नहीं हुआ, वो 7 साल के हो गए। अब जो वो पहली बार स्कूल में जाएंगे तब तक उनकी उम्र हो जाएगी 9 साल। जब वो 10 क्लास कर लेंगे तब तक उनकी उम्र हो जाएगी 22 साल। वो नौकरी से वंचित हो जाएंगे। वैसे एक तरीके से देखा जाए देश में नौकरी की जरूरत है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने टोटल नहीं गवर्नमेंट टोटल ऐसी नौकरी देती कि 24 घंटा हिंदुस्तान में कोई नौकरी की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि सुबह खाना खा लो और रात पर चले जाओ ड्यूटी करने के लिए गायों के लिए, तो 12 घंटे की ड्यूटी ये हो गई। उसके बाद में आप आ जाओ, फिर खाना खाओ, फिर चले जाओ खेतों में, 12 घंटे की वो ड्यूटी होगी। तो A to Z देश में कोई बेरोजगार रहा ही नहीं, क्योंकि सुबह खाना खाते ही आप ड्यूटी पे चले जाओ। अभी देखो जाके गांव में घुस के खेतों में, घर में कम होंगे लोग, बाहर टार्च लेके देख रहे होंगे, क्योंकि नौकरी की कोई जरूरत है नहीं। देश में कोरोना के नाम पे इतनी धांधलबाजी हुई है। अगर एक क्लास की नौकरी 200 आदमी, 200 बच्चे, उनका वहाँ पे कोरोना हो जाता है। अभी हमारे रामनगरिया मेला में कम से कम 30,000 की नौकरी थी, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं था। फरवरी महीने में, जनवरी महीने में ओमिक्रॉन आया, जिसके बच्चों के स्कूल बंद हो गए, जिनकी नौकरी टोटल 200 या 300 स्कूल में। लेकिन मेला हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कोरोना नहीं है। मई जून में महामारी आई, अप्रैल में दुनिया मरी, टोटल संस्थान बंद थे। लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी संस्थान बंद रहा हो, बैंक ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो, ठेके ले लो, इनमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं। कहीं ये वो आप बता रहे हो जो शायद परमानेंट बंद नहीं कर सकते, उससे जनता को ही दिक्कत परेशानी का सामना करता है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं 50% पर ऑफिस और ये आपके दफ्तर वगैरह खोल के रखे, अपने काम बंद नहीं करे। जो 50% रखे थे वो आम जनता के लिए, गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए, केवल सरकारी संस्थानों में जो 50% खुला हुआ था, जैसे कि तहसील थी वो गवर्नमेंट की थी, पोस्ट ऑफिस थी वो गवर्नमेंट की थी, स्टेट बैंक थी वो गवर्नमेंट की थी, कोर्ट था वो गवर्नमेंट का था। लेकिन केवल स्कूल ही ऐसे क्यों बनते, इनमें छोटे छोटे बच्चों का, आम नागरिक का। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि इनकी फीस माफ है, 6 महीने उनको जुमले में रखा। उसके बाद एक साथ आम जनता के ऊपर इतना भार डाल दिया कि हम आपको पेपर नहीं देने देंगे, आप उनकी फीस जमा करो। फिर जैसे फीस जमा हुई, उसके बाद 2 महीने बाद फिर कोरोना बढ़ गया। चुनाव को प्रेरित करना है। 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया है, क्या समझे? तो वायदे की कौन सी हम पूर्ति माने? उज्ज्वला योजना के तहत मिले भी तो होंगे सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लड़कों को मिला। मेरा तो सिलेंडर था पहले, कूड़ेदान में पड़ा, हमें तो नहीं मिला। अच्छा, कूड़ेदान में क्यों पड़ा है सिलेंडर? 1000 रुपए का मिल रहा है। 1000 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा है, जो 350 रुपए का मिल रहा था। आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी है, जितना भी भाई खड़े हैं, सभी कृषक हैं, सभी कृषक हैं। इनका अगर आलू होता है तो वो 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो हो जाता है। यहाँ से जब नील के अंदर जाता है, कोल्ड स्टोरेज में जाता है, तो 5 रुपए 6 रुपए किलो जाता है। और कोल्ड स्टोर से बाहर निकलने के बाद जब व्यापारी के हाथ में जाता है तो वो ऑटोमेटिक 12 रुपए किलो हो जाता है। इसका कारण क्या है?
गवर्नमेंट इसका कोई भी ठोस काम नहीं कर रही है। यानी कि किसानों का, अभी आपने देखा होगा एक अडानी ट्रेन चालू हो गई, किसानों के लिए ये बिल, गवर्नमेंट मोदी की झुकी है तो क्यों झुकी है? किसानों को प्राइवेटाइजेशन पहली बार मतलब समझ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो धीरे धीरे होता जा रहा है, बिल्कुल समझ रहे हैं, किसान समझ रहा है। और उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनको इस विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके जवाब देना चाहते हैं और पूरे प्रदेश में जवाब दे करके और पूरे भारत के अंदर दोबारा से एक नया भारत स्थापित करेगा। हिंदू मुस्लिम पर अगर बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर वोट बैंक भाजपा बढ़ाती है। देखिए ये उनके पास सिर्फ 4 शब्द है, पता क्या है? हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। उत्तर प्रदेश की जनता मेरे भाई अब जान चुकी है, अब धर्म और अधर्म, ये धर्म के नाम पर बंटने वाला अब काम खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम की बात तो समाजवादी पार्टी भी करती आ रही है हमेशा से। नहीं देखिए सुनो, अब वो कहते हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी। मैं उनसे एक सीधा सवाल एक पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, आप मुझे बताइए कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो उस समय सरकार किसकी थी? बताइए मुझे, किसकी सरकार थी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अगर मुलायम सिंह ने उस समय गोली चलवाई तो आप क्या करते रहे? आपने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? आप मुझे बताइए। और अगर आप ये कहें कि वो देश के रक्षा मंत्री थे तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया जा सकता, तो फिर इंदिरा गांधी क्यों जेल गई? मुझे बताइए, धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था की क्या हालत है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था ठीक, कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून लेकिन बात करके क्या, आप तो ज्यादातर साइकिल वाले बोलते हो उन्हीं के सामने जाएंगे, अगर फूल वाला बोलेगा तो हट जाएंगे, निर्दलीय बोलेगा तो हट जाएंगे। हम तो यही देख रहे तब से। उस दिन वो फूल वाले मीडिया के आते भी क्या हुए तो वो भी हमसे बात करते, लेकिन मेरी आवाज कट कर दी जब हमने मोबाइल पे देखा। वही आज आलम देख रहे हैं। हमारी तो जेब खाली है, किसी से रुपए नहीं मिले। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये फिर नारा, ये सब अपने भारत से ही ये नारा निकला है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो भाई देखिए, विकास की बात करिए, मैं कहता हूँ निष्पक्षता से कि धर्म के नाम पर बांटना अच्छा नहीं। पश्चिम साइड में कचाने मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ पे समथिंग 25 मकान है। 25 मकान में माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास बोलते हैं ना कि मोदी राशन देते हैं और मतलब मोदी इस टाइम पे ना रिफाइन ऑयल वगैरह हर चीज दे रहे हैं, मतलब जितनी भी चाहिए इतनी दे रहे हैं। फिर ये क्यों ये लाठियां लेके जाते हैं खेतों में? क्यों पूरी रात अपने घर में नहीं रहते हैं? ये सवाल इनसे बीजेपी वालों से है मेरा, क्यों घर में नहीं रहते बताएं? ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। हम बात करते हैं राजतंत्र की या लोकतंत्र की, तो हमें लोकतंत्र में महत्व देना पड़ेगा। सबको अधिकार है, सबकी व्यवस्थाएं भी ये क्लियर हो रही। कुछ चूकें हुई हैं, मानते हैं, और चूकें हुई हैं इसलिए कुछ व्यवस्थाएं से अवस्थाएं हुई हैं, हम उस पर दोबारा सुधार कर रहे हैं और फिर भाजपा को हम ला रहे हैं। कोई शक नहीं है भाजपा को नहीं ला।